इस बार की नई सरकार का गठन महिला मतों से ही होगा। लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है। पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि इस बार की सरकार महिला मतों से बनेगी, क्योंकि महिला मतदाताओं की जो भूमिका है बहुत ही निर्णायक होने वाली है। आज की जो महिला है वो बाहर निकल रही है, पॉलिटिकल प्रोसेस पे भाग लेती है, मतदान के लिए बाहर निकल रही है, और उसे ये मालूम है कि जो आज पॉलिटिशियंस हैं, कौन पॉलिटिकल पार्टी उनके बारे में सोच रही है, कौन जो है पॉलिटिशियन उनके बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में चिंता कर रही है, चिंतन कर रही है और उसके लिए अपनी नीतियां लेकर के आ रही है। आज एक महत्वपूर्ण बात और है कि जो आज की महिला है वो बहुत समझदार है, आत्मनिर्भर है, स्वतंत्र तौर पर निर्णय लेने में सक्षम है। वो जमाने लद गए जब कोई महिला अपने पिता, पति या भाई के कहने पर किसी पॉलिटिकल पार्टी को या पॉलिटिशियन को मत दिया करती थी। अब हमने देखा कि 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 3 तलाक को प्रतिबंधित कर दिया, कानून बना दिया, और उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें मुस्लिम बहनों ने अपने पिता, पति और भाई की इच्छा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को खुश होकर के मतदान किया। कहने का मतलब क्या है कि जो महिलाएं हैं अब वो स्वतंत्र रूप से निर्णय लेती हैं, जो भी उनको दिखता है कि कौन पॉलिटिकल पार्टी जो है समाज के बारे में, उनके बारे में और देश के बारे में सोच रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में जो कुल मतदाताओं की संख्या है वो लगभग 97 करोड़ है। उसमें जो महिला मतदाता हैं उनकी जो संख्या है वो 47 करोड़ से अधिक है। अगर ये महिला मतदाता बढ़ चढ़ करके मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेती हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करती हैं, तो वो पूरी जो है इस चुनाव की दशा और दिशा बदल सकती है। 1952 में जब पहली बार देश में लोकसभा चुनाव हुआ तो हमारे जो लोकसभा है उसमें जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व था महज 5% था। आज जो अभी प्रेजेंट में लोकसभा है उसमें जो महिलाएं हैं चुनाव प्रक्रिया में, खासतौर से जो खुद चुनाव लड़ी और उसमें शामिल हुई, ऐसी महिलाओं का प्रतिशत 15 है। हालांकि ये अभी भी जो विश्व के अन्य देश हैं उनसे काफ़ी कम है। हम देखते हैं, पाते हैं कि कई देशों में, हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें, स्वीडन की बात करें, वहाँ पर जो विधायिका है उसमें 45% महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। हालांकि जापान से अगर तुलना करें तो वहाँ से फिर भी, चूंकि जापान में स्थिति महज 10% है, ऐसी स्थिति में भारत में स्थिति अच्छी है। लेकिन हम ये कहकर खुश नहीं हो सकते कि जो है यहाँ की विधायिका में जो है जापान से ज़्यादा है, तो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। हालांकि जो केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 2023 में नारी शक्ति वंदन और अभिनंदन कानून पारित किया, जिसके तहत विधायिका, केंद्रीय विधायिका और अन्य विधानसभाओं में जो है महिलाओं को 33% आरक्षण जो है आरक्षित किया गया है, ये प्रावधान किया गया है। लेकिन अभी ये कानून 2024 के जो चुनाव हैं उसमें लागू नहीं हुआ। ये जो अगला चुनाव 2029 में होगा उसमें ये व्यवस्था लागू की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से महिला सशक्त हुई है, जिस तरीके से महिला पढ़ लिख करके जो है जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसमें उसकी भागीदारी बढ़ी है, उसके चलते वो ये अब समझ रखती है और ये उसका चिंतन करती है कि आखिरकार कौन पॉलिटिशियन है, कौन पॉलिटिकल पार्टी है जो उनके बारे में सोच रही है, महिलाओं को सशक्त करने के बारे में सोच रही है, समाज को सशक्त करने के बारे में सोच रही है। यही कारण है कि विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज
ने अब जो है महिलाओं को लेकर के नीतियां बनाना, घोषणाएं करना, अभी भी 2024 के यदि विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के घोषणा पत्र की बात करें तो उन्होंने महिलाओं को ध्यान में रखकर कई नई नई घोषणाएं की हैं। इसी क्रम में मैं बताना चाहूंगा कि जो केंद्र की भाजपा सरकार है उसने महिलाओं के लिए सुकन्या योजना, महिला बचत खाता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी अनेक जो है महिलाओं के हित में योजनाएं जो है चला रखी हैं। इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा की कि जो 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला है उसको 1000 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उसने घोषणा की कि 1500 रुपये वो प्रतिमाह महिला को देंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने 2024 के चुनावी घोषणा पत्र में इस बात को शामिल किया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनती है तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लेकर के आएंगे और उसे कानून बनाकर पूरे देश में लागू करेंगे। यूसीसी का मतलब है कि सभी धर्म और समुदाय के लोगों के लिए समान कानून हो जाएगा, एक देश एक कानून की व्यवस्था हो जाएगी। अभी धर्म और समुदाय के आधार पर जो है संपत्ति के उत्तराधिकार, विवाह, पुनर्विवाह के जो अधिकार की बात है वो अलग अलग है। तो यदि यूसीसी लागू होता है तो उससे जेंडर इक्वालिटी हो जाएगी और खास तौर से महिलाओं की जो खराब स्थिति है विवाह को लेके, पुनर्विवाह को लेकर, तालाक के अधिकार को लेकर के, वो स्थिति जो है समानता की हो जाएगी, उनकी स्थिति में सुधार हो जाएगा। सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि विभिन्न राजनीतिक दल महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं, नई नई योजनाओं की घोषणाएं करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ होने वाले जो अपराध हैं उन पर अभी भी अंकुश नहीं लग पाया है। लगातार उनके खिलाफ जो है अपराध हो रहे हैं, यौन अपराध हो रहे हैं, जो बहुत ही चिंताजनक बात है। तो महिलाओं की स्थिति में जो सुधार है वो तभी होगा जब महिला न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपने मताधिकार का बढ़ चढ़ के प्रयोग करेगी, बल्कि वो चुनाव में भी उतरेगी, वो चुनाव लड़ेगी और चुनाव लड़कर विधायक बनके, सांसद बनके कानून बनाने की प्रक्रिया में न केवल भाग लेगी बल्कि उस कानून को जो है एग्जीक्यूट भी करेगी। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।